कहानी की शुरुआत होती है एक भोले भाले आदमी हान को दिखाते हुए जो टीवी पर सांप देखकर डर चुका है। हान की छोटी और प्यारी बेटी बाओ जो जानती है कि उसके पिता की मानसिक हालत आम लोगों जैसा नहीं है, वो अपने पिता को शांत करती है और खुद से उनके कपड़े पर सिलाई की हुई फूल दिखाती है, जिसे देखकर हान खुश हो जाता है। तभी बाओ को याद आता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो रही है। हान तुरंत अपनी छोटी बेटी को लेकर स्कूल छोड़ने निकल जाता है। मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर होने के बावजूद उसकी मासूम बेटी बाओ अपने पिता के साथ बेहद खुश है और उनसे बहुत प्यार करती है। अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद हान रोज की तरह अपने काम यानी गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने निकल जाता है और सबसे पहले उन ग्राहकों को सिलेंडर पहुंचाता है जिन्होंने पहले से ऑर्डर दिया था। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि आजकल आपको सिलेंडर की डिलीवरी मिल रही है या नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। हान की एक ग्राहक है, एक रेस्टोरेंट की मालकिन, जिसे हम कुकी कह सकते हैं। कुकी हमेशा सज धज कर रहती है ताकि उसके रेस्टोरेंट में ग्राहकों की भीड़ लगी रहे, लेकिन डिलीवरी के दौरान हान की नजर एक सांप पर पड़ जाती है और वो फिर से चिल्लाना शुरू कर देता है। कुकी के ग्राहक कहीं भड़क ना जाए, इसलिए कुकी बिना कुछ समझे हान को रेस्टोरेंट से भगा देती है। वही घर लौटने से पहले हान का रोज का एक नियम है, वो स्कूल में अपनी बड़ी बेटी सिसी जो बाओ की बड़ी बहन है उससे मिलने जरूर जाता है। लेकिन जहाँ छोटी बेटी बाओ अपने पिता को वैसी ही अपनाती है जैसे वो हैं, वहीं बड़ी बेटी सिसी का बर्ताव इसके बिल्कुल उल्टा है। सिसी को अपने पिता के साथ खड़े होने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। ये बात तब साफ दिखती है जब सिसी अपने दोस्तों के सामने हान को अपना पिता मानने से ही इनकार कर देती है और उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती है। क्लास में पहुंचने के बाद भी सिसी का मूड खराब ही रहता है। ऊपर से कुछ शरारती लड़के उसके साथ एक प्रैंक कर देते हैं। गुस्से में आकर सिसी बिना सोचे समझे उस लड़के से भिड़ जाती है। अभी उन दोनों की ये लड़ाई चल ही रही होती है कि अचानक हाँ, वहाँ एक विशाल और भयानक अजगर जैसा सांप आ धमकता है। कोई नहीं जानता कि वो किस प्रजाति का दानव है। दूसरी तरफ हान जब अपने घर लौट रहा होता है तो शहर के बीचों बीच एक अजीब और खौफनाक हलचल देखकर दंग रह जाता है। अचानक सड़कें फटने लगती हैं और उन दरारों के बीच से एक और विशालकाय सांप बाहर निकलता है और लोगों पर हमला शुरू कर देता है। हान को तुरंत एहसास होता है कि उसकी बेटियां खतरे में हैं और वो बिना एक पल गंवाए उन्हें बचाने के लिए वापस स्कूल की तरफ भागता है। इधर स्कूल में जब सिसी उस मॉन्स्टर सांप के सामने बेबस खड़ी होती है, तभी हान मसीहा बनकर आता है और उसकी जान बचाता है। दूसरी तरफ छोटी बेटी बाओ भी उस सांप के सामने आ जाती है, लेकिन भागने के बजाय बाओ की नजर एक छोटी सी हरी छिपकली पर पड़ती है जिसे लोग कुचलने की कोशिश कर रहे थे। मासूम बाओ को उस छिपकली पर दया आ जाती है और वो उसे अपने साथ ले लेती है। ठीक उसी वक्त हान और सिसी भी भागते हुए बाओ के पास पहुंच जाते हैं। वो खूंखार सांप अब भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। हान अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह की तलाश में भागता रहता है, लेकिन सुरक्षित जगह मिलने के बजाय वो एक कचरे के डिब्बे के पीछे जाकर फंस जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ धमकती है और सांप पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। इसी अफरा तफरी के बीच वहाँ एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देते हैं। चलिए इन्हें दादाजी कहते हैं। वो उन चुनिंदा लोगों में से थे जो उस आदमखोर सांप के हमले से जिंदा बच पाए थे। किस्मत से दादाजी की नजर कचरे के पीछे छिपे हान और उसके बच्चों पर पड़ती है। वो तुरंत उन सबको अपने साथ एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। अब ये सब एक पुरानी और लावारिस पड़ी हुई बिल्डिंग के अंदर छिपे हुए हैं। वहाँ सिर्फ यही लोग नहीं थे, बल्कि रेस्टोरेंट वाली कुकी और पड़ोस के कुछ और लोग भी पहले से ही जान बचाकर वहाँ छिपे हुए थे। आखिरकार इस खौफनाक माहौल के बीच इन सबको कुछ पलों के लिए चैन की सांस नसीब होती है। वहीं छोटी बाओ उस हरी छिपकली को पानी पिला रही होती है जिसे वो अपने साथ बचाकर लाई थी। तभी अचानक बाहर लगे सरकारी लाउडस्पीकर से एक अनाउंसमेंट गूंजती है। उस अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि लानसान कंपनी के एक वैज्ञानिक की गलती की वजह से पूरे आइलैंड पर एक बहुत बड़ा संकट यानी बायोलॉजिकल डिजास्टर आ गया है। उस प्रयोगशाला में हुए हादसे के कारण वहाँ के सांप म्यूटेंट विशालकाय और खतरनाक जीव बन चुके हैं। इसलिए सबकी सुरक्षा के लिए सभी को तुरंत आइलैंड को खाली करने की अपील की जाती है। इसके बाद हम पॉल नाम के एक अमीर बिजनेसमैन से मिलते हैं जो कि असल में लानसान कंपनी का मालिक है। लेकिन सच तो ये है कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि पॉल ने जानबूझकर ये खौफनाक डिजास्टर पैदा किया है ताकि वो डरा धमकाकर सभी स्थानीय लोगों को इस आइलैंड से भगा सके। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अंधा पैसा कमाना है। पॉल इस पूरे आइलैंड को एनाकोंडा आइलैंड नाम के एक विशाल टूरिस्ट स्पॉट में बदलना चाहता है और इसके लिए उसने विदेशी टूरिस्टों को अपने मुख्य इन्वेस्टर के रूप में भी तैयार कर लिया है। और मानो ये तबाही पॉल के इशारों पर नाच रही है। दरअसल पॉल के पास एक ऐसा रेडियो ट्रांसमीटर है जिससे वो एक खास फ्रीक्वेंसी के जरिए इन सारे खतरनाक
खतरनाक सांपों को अपने कंट्रोल में रखता है और यही वजह है कि ये सांप इतने आदमखोर और हिंसक हो चुके हैं। इसी बीच हान और उसके साथ के लोग जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, पॉल के भेजे हुए सांप उन पर हमला कर देते हैं और चारों तरफ भागम भाग मच जाती है। सिसी और बाकी लोग तो किसी तरह एक सुरक्षित बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन हान और छोटी बांव बाहर ही छूट जाते हैं और सांप उनके पीछे पड़ा रहता है। तभी वहां मौजूद शमशूल नाम का एक मतलबी आदमी अपनी जान बचाने के चक्कर में अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। वो हान और मासूम बांव को बाहर ही मरने के लिए छोड़ देता है। सिसी गिड़गिड़ाते हुए शमशूल से दरवाजा खोलने की भीख मांगती है, लेकिन शमशूल सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। वो सिसी की एक नहीं सुनता, बल्कि उल्टा उसे धमकी देता है कि अगर उसने चिल्लाना बंद नहीं किया तो वो उसे भी कमरे से बाहर फेंक देगा। तभी बाहर एक चौंकाने वाली घटना होती है। बांव की सूझबूझ से वो विशाल सांप पीछे हटता है और दो गाड़ियों के बीच में जाकर फंस जाता है। मौका देखते ही वो दादाजी फुर्ती से दरवाजा खोलते हैं और हान और बांव को खींचकर अंदर बचा लेते हैं। इसके बाद जब माहौल थोड़ा शांत होता है तो सब मिलकर पुलिस या आइलैंड के बाहर किसी रिश्तेदार से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांपों की तबाही के कारण आइलैंड का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो चुका है। सारे फोन और नेटवर्क बंद हैं और अब वो सिर्फ भगवान भरोसे किसी रेस्क्यू टीम का इंतजार कर सकते हैं। इस मुसीबत के बीच अचानक उनके कानों में एक आवाज गूंजती है और सभी छत की ओर भागते हैं, जहाँ एक हेलीकॉप्टर ठीक उनकी बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहा था। उम्मीद की एक नई किरण जागती है। वहीं दादाजी कुछ फ्लेयर गन निकालते हैं ताकि रेस्क्यू टीम की नजर उन पे पड़ सके। किस्मत से रेस्क्यू टीम उन्हें देख भी लेती है। अब सब काफी खुश हो चुके थे, लेकिन आगे ये नजारा देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और यहाँ से भागने के लिए किसी गाड़ी की तलाश में लग जाते हैं। वहीं हान को अपनी बेटियों की फिक्र सताने लगती है। वो नहीं चाहता कि उसकी मासूम बेटी बांव दोबारा किसी मुसीबत में फंसे, इसलिए हान एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो एक जलती हुई फ्लेयर गन उठाता है और उस विशालकाय सांप का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसके बाद वो रस्सी के सहारे बिल्डिंग से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। हान किसी तरह सांप से बचकर भागते हुए गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बदतमीज शमशूल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो बुजुर्ग दादाजी पर चिल्लाने लगता है कि गाड़ी को और तेज भगाओ और हान को यहीं छोड़ दो, मगर दादाजी एक रहमदिल इंसान थे। वो शमशूल की बात अनसुनी करके जानबूझकर गाड़ी की रफ्तार धीमी कर देते हैं ताकि हान अंदर आ सके। रफ्तार धीमी होने के बाद आखिरकार हान गाड़ी के अंदर आ जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर रास्ते के बीचों बीच उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तभी छोटी बांव की नजर एक रेलवे स्टेशन पर पड़ती है जो कुछ ही दूरी पर थी, जिसके बाद सब तुरंत उस स्टेशन की तरफ पैदल ही निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ पॉल एक बार फिर अपना रेडियो ट्रांसमीटर चालू कर देता है। स्टेशन पहुंचकर ट्रेन के अंदर जाते ही पता चलता है कि वो दादाजी असल में पहले एक लोको पायलट रह चुके थे। वो बिना वक्त गंवाए ट्रेन के इंजन को चालू करने की कोशिश में लग जाते हैं। बाकी लोग डिब्बों की तलाशी ले रहे होते हैं ताकि ये पक्का किया जा सके कि ट्रेन के अंदर कोई सांप तो नहीं छिपा है। इसी बीच तलाशी के दौरान सिसी और कुकी डर जाती है, क्योंकि सीट के नीचे एक आदमी छिपा हुआ था, बल्कि और भी कुछ लोग वहां छिपे थे और अब इस आइलैंड पर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची थी, इसलिए सब लोग एक दूसरे की ढाल बनना ही सही समझते हैं। इसके बाद ट्रेन का इंजन जैसे ही स्टार्ट होता है, दादाजी बिना एक पल घंवाए ट्रेन को सीधे बंदरगाह की तरफ दौड़ा देते हैं ताकि सब इस नरक बने आइलैंड से हमेशा के लिए बाहर निकल सके। वहीं ट्रेन के अंदर बाऊ दादाजी को अपनी वो हरी छिपकली दिखाती है, जिसका आकार देखकर दादाजी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अभी कुछ ही घंटे पहले ये एक मामूली सी छिपकली थी, लेकिन इतनी जल्दी इसका आकार पहले से दोगुना बड़ा हो चुका था। इसी बीच जब मासूम बाऊ दादाजी से पूछती है, दादाजी आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं, तो दादाजी की आंखें नम हो जाती हैं। वो बताते हैं कि कभी उनकी भी एक पोती थी जो बिल्कुल बाऊ की उम्र की थी, जिसे वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दर्दनाक घटना में उसने दम तोड़ दिया। आज बांव जैसी अच्छी बच्ची को अपने सामने देखकर दादाजी को ऐसा लग रहा था मानो उन्हें उनकी खोई हुई पोती वापस मिल गई हो। इनकी बातें चल ही रही होती हैं कि अचानक पीछे वाले डिब्बे में हलचल होती है, जहां एक रहस्यमयी शख्स दिखाई देता है जिसने अपने चेहरे पर केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला एक खास मास्क पहन रखा था, जिसे हान धक्का देकर गिरा देता है। इस आदमी का नाम साकी है। साकी पर सब टूट पड़ते हैं कि आखिर उसका इरादा क्या था। साकी डर कर सबको बताता है कि वो उसी
प्रयोगशाला का एक वैज्ञानिक है और वो अपने उसी आखिरी एक्सपेरिमेंट वाले जीव को ढूंढ रहा है जो लैब से भाग निकला है। और अब थोड़ा दिमाग लगाए कि वो जीव कौन था। वो जीव कोई और नहीं बल्कि वही छिपकली थी जिसे बाऊ ने पाल रखा था। और अब तो कुछ ही मिनटों के अंदर उसका शरीर और भी ज्यादा विशाल होने लगा था। साकी डरी हुई हालत में चेतावनी देता है कि इस छिपकली को इसी वक्त खत्म करना होगा, क्योंकि अगर इसे अभी नहीं मारा गया तो ये भी उन्हीं आदमखोर सांपों की तरह एक बेहद खूंखार और दानवाकार मॉन्स्टर बन जाएगी। साकी की ये बात सुनते ही बाऊ का दिल टूट जाता है और हान और बाऊ दोनों ही इस बात का विरोध करते हैं, क्योंकि वो हरी छिपकली सिर्फ बाऊ की बातें मानती थी और हान एक पिता होने के नाते कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी का दिल टूटे। इसलिए उन सब के बीच बहस शुरू हो जाती है। अभी ये अनबन चल ही रहा होता है कि अचानक साकी और बाकी लोग बेहद बेरहमी दिखाते हैं। वो हान और उसकी बेटियों को ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे में अकेला छोड़कर दरवाजा बंद कर देते हैं, ठीक उसी वक्त जब वो आदमखोर सांप हान पर हमला करने के लिए सामने आ जाता है। लेकिन जैसे ही दादाजी को इस गद्दारी का पता चलता है वो गुस्से से लाल हो जाते हैं। वो साकी को जान से मारने की धमकी देकर दरवाजा खोलने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन बाऊ की जान बचाने के लिए दादाजी खुद मौत के मुंह में कूद जाते हैं। वो एक डंडे पर कपड़ा लपेटकर उसमें आग लगा देते हैं और उस जलती हुई मशाल से सांप को डराने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में तो ये तरीका काम कर जाता है, लेकिन तभी अचानक पॉल का रेडियो ट्रांसमीटर एक बार फिर चालू हो जाता है। इस बार उससे निकलने वाली सिग्नल इतनी तेज थी कि सबके कान फटने लगते हैं। इस भयंकर फ्रीक्वेंसी का असर बाऊ की छिपकली पर भी पड़ता है। वो तुरंत बाऊ के बैग से बाहर निकल आती है और देखते ही देखते अब वो छिपकली पूरी तरह से एक म्यूटेंट मॉन्स्टर में बदल जाती है। लेकिन इतनी विशाल होने के बाद भी वो बाऊ का हुक्म मान रही थी, मगर कोई अनहोनी न हो जाए इस डर से हान तुरंत सबको वहां से भागने के लिए कहता है, क्योंकि तभी और भी कई सांप वहां आ धमकते हैं। दादाजी समझ जाते हैं कि अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो हान से चिल्लाकर कहते हैं कि वो कुकी और बच्चों को लेकर ट्रेन की छत पर चढ़ जाए, जबकि वो खुद नीचे रहकर उन सांपों को रोकेंगे। दादाजी को इस बात का गम नहीं था कि वो नहीं बचेंगे, क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी बात ये थी कि वो अपनी पोती जैसी मासूम बाऊ को इस तबाही से सुरक्षित देखना चाहते थे। दूसरी तरफ जब पॉल को पता चलता है कि वो छिपकली अब म्यूटेंट बन चुकी है और उसके कंट्रोल से बाहर है, तो वो और उसकी कंपनी के बड़े अधिकारी एक खौफनाक फैसला लेते हैं, ये कि वो इस पूरे आइलैंड का नामो निशान ही मिटा देंगे, ताकि सारे सबूत और गवाह हमेशा के लिए दफन हो जाएं। इधर ट्रेन के छत से दूसरे डब्बे में वापस लौटने के बाद साकी, जिसने वॉक टैप कानों में लगा रखी थी, वो सबको पॉल का इरादा बता देता है और उन्हें जल्द से जल्द प्रयोगशाला की तरफ चलने को कहता है ताकि वो वहां से मदद बुला सके। लेकिन जैसे ही सब वहां से निकलने वाले होते हैं कि तभी एक ऐसा सांप सामने आता है जो पहले वाले सांपों से भी कई गुना ज्यादा विशाल और भयानक था। इस बार अपनी जान से प्यारे बच्चों के लिए हान खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। भारी मन से वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी कुकी को सौंपता है और उस दानव का सामना करने के लिए अकेले ही ट्रेन की छत पर चला जाता है। कुछ ही देर में कुकी और बच्चे सुरक्षित नीचे उतर जाते हैं और खुशकिस्मती से हान भी किसी तरह ट्रेन में हुए धमाके से बचकर सही सलामत वापस आ जाता है। इस खौफनाक मंजर को देखकर सिसी की आंखें खुल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि एक पिता का प्यार कितना महान होता है, जो अपने परिवार के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। सिसी का सारा घमंड और नफरत पानी पानी हो जाता है। उसका दिल पछतावे से भर जाता है और वो रोते हुए अपने पिता को उसी रूप में गले लगा लेती है जैसे वो हैं। आखिरकार वो सब उस प्रयोगशाला में पहुंच जाते हैं। वहां फर्श पर बिखरा हुआ खून और चारों तरफ पड़ी लाशें चीख चीख कर गवाही दे रही थीं कि यहाँ कोई बहुत ही भयानक हादसा हुआ है। वो मदद के लिए टेलीफोन ढूंढने के लिए एक एक कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेते हुए हान गलती से वैज्ञानिकों के रिसर्च रूम में घुस जाता है, जहाँ उसे एक सीरम मिलता है जिसका इस्तेमाल शायद सांपों पर प्रयोग करने के लिए किया गया था। बिना सोचे समझे हान उस सीरम को अपने पास रख लेता है। तभी पॉल और उसके गुंडे अचानक आकर लैब को घेर लेते हैं। उनका ध्यान भटकाने के लिए हान और कुकी इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, जबकि बाऊ और सिसी टेलीफोन ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही उन्हें वो टेलीफोन मिलता है और वो उसका तार जोड़ने वाली होती है, उनकी नजर नीचे पड़ती है, ठीक टेलीफोन के मेन स्विच के नीचे, जहां एक खतरनाक सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ था। घबराहट में सिसी से वहां रखी एक सर्जिकल ट्रे नीचे गिर जाती है, जिससे जोरदार आवाज होती है और वो सांप उन पर हमला कर देता है। मौका देखते ही सिसी बाऊ से कहती है कि वो फोन उठाए। लाइन सीधे पुलिस स्टेशन से जुड़ चुकी थी और बाऊ पुलिस को अपनी लोकेशन बता देती है। तभी पॉल
पॉल और उसके गुंडे हान को देख लेते हैं और उस पर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं। बदकिस्मती से एक गोली हान के शरीर के नाजुक हिस्से पर लगती है और वो लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ता है। मौत को करीब देखकर हान को अपनी जेब में रखे उस सीरम की याद आती है और जब उसे बचने का कोई और रास्ता नहीं सूझता तो वो अपनी जान की बाजी लगाते हुए उस खतरनाक सीरम को अपने ही शरीर में इंजेक्ट कर लेता है, बिना ये जाने कि इंसानों पर इस सीरम का कितना भयानक अंजाम हो सकता है। और लीजिए, अब हमारे सामने था हान, जिसके पास अब साधारण इंसान से कई ज्यादा ताकत आ चुकी थी। हान ने पलक झपकते ही पॉल के एक एक गुंडे को धूल चटाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि खुद पॉल भी अपनी जान बचाने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि हान ने गुस्से में आकर पॉल का कान ही चबा डाला था। लेकिन ये ताकत अपने साथ एक भयानक कीमत लेकर आई थी। वो सीरम हान की इंसानी चेतना और सोचने समझने की शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। हान को एहसास हो गया कि वो बहुत जल्द पूरी तरह होश खोने वाला है और एक बेकाबू मॉन्स्टर बन जाएगा। इसलिए अपनी बची कुची होश से वो तुरंत बाव और सिसी के पास पहुंचता है और कुकी से चीख कर कहता है कि वो बच्चों को लेकर इसी वक्त इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाए। हान वहां पड़े पुराने कपड़ों को आपस में जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाता है और अपनी जान पर खेलकर उन सबको खिड़की के रास्ते बिल्डिंग से नीचे उतार देता है। कुकी और बच्चे जैसे ही नीचे पहुंचते हैं और इस आइलैंड से भागने की तैयारी करते हैं कि तभी वहां वो बड़ा अजगर आ धमकता है, जिसका आकार इस बार पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा विशाल और खूंखार था। इसी बीच खून से लथपथ पॉल भी नीचे आ जाता है और अपनी आखिरी चाल चलते हुए उस रेडियो ट्रांसमीटर को ऑन कर देता है ताकि वो सांप कुकी और बच्चों का काम तमाम कर दे। लेकिन अब पासा पलट चुका था। वो सांप अब किसी के कंट्रोल में नहीं था। बच्चों पर हमला करने के बजाय उस आदमखोर सांप ने उल्टा पॉल और उसके असिस्टेंट को ही अपना निवाला बना लिया और दोनों को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया। तभी सही मौके पर बाऊ की वो म्यूटेंट बन चुकी छिपकली वहां मसीहा बनकर आती है और उस विशाल सांप से भिड़ जाती है। हालांकि वो सांप उस छिपकली को भी पटक कर बेहोश कर देता है, लेकिन मौके पर सिसी लैब से फ्लेम थ्रोवर उठा लाती है और उस दानव सांप पर आग की लपटें बरसाना शुरू कर देती है, जिससे वो पीछे हटने लगता है और आगे हाँ, वो छिपकली अचानक खड़ी हो उठती है और एक ही बार में उस खूंखार सांप का खेल खत्म कर देती है। लेकिन इस लड़ाई में वो भी बुरी तरह घायल हो चुकी थी और अभी भी बाऊ को अच्छे से पहचानती थी। तभी वहाँ रेस्क्यू टीम आकर उस लैब को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं और इसी तरह इस खौफनाक मंजर का अंत होता है। इस भयानक बायोलॉजिकल डिजास्टर के कुछ दिनों बाद आइलैंड के बचे हुए लोग अपने इस तबाह हो चुके शहर को फिर से सुधारने में जुट जाते हैं। उधर छोटी बाऊ और उसकी बड़ी बहन सिसी अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं। वहीं कहानी के अंत में हमें पता चलता है कि वो दादाजी भी जिंदा है। साथ ही उस सीरम ने हान को एक मॉन्स्टर बनाने के बजाय उसके दिमागी हालत को बिल्कुल ठीक कर दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी थी कमेंट में जरूर बताना और एक लाइक भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।